नमस्कार ईपीएफ मेंबर्स। क्या आप लोगों को पता है कि आप एक ईपीएफ मेंबर हैं तो ऑनलाइन कितने प्रकार के क्लेम कर सकते हैं और कौन से क्लेम करने के लिए कौन से फॉर्म को भरना जरूरी होता है, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। यदि आप एक पुराने कंपनी में काम करके और नए कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको फॉर्म 13 के बारे में ज़रूर जानकारी होना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया में कर सकते हैं। फॉर्म 13 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर्म 13 का इस्तेमाल हम पिछले कंपनी के पीएफ को नए कंपनी के पीएफ में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फॉर्म 11। यदि आप सबसे पहले किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको फॉर्म 11 भरना पड़ता है। फॉर्म 11 क्या होता है? फॉर्म 11 आपको एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। उसमें आपको कंपनी को बताना होता है कि मैं एक ऐसा मेंबर हूं जो कि मेरा कोई भी पहले से कोई पीएफ अकाउंट या यूएन नंबर उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास पुराना कोई यूएन नंबर है या कोई पीएफ नंबर है तो आपको उसमें बताना होता है। तो जब नए कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो नए कंपनी में आपका नया यूएन नंबर जनरेट नहीं होता है, वो पुराने यूएन नंबर को ही कंटिन्यू कर दिया जाता है। इसके लिए आपको फॉर्म 11 भरना होता है। दूसरा, आप ऐसे संस्था में ऐसे कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि आप पीएफ के दायरे में नहीं है, तो यदि आपको वहाँ पे पीएफ आपको कटवाना है, फिर आप अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से, कंपनी के सहमति से अगर आप पीएफ कटवाना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म 11 भर के दे सकते हैं। तीसरा, यदि आपका सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ईपीएफ पेंशन में के आप जो है मैंडेटरी आपको नहीं है कि आपको पीएफ काटा जाए, क्योंकि आपका 15,000 से ज़्यादा सैलरी है। ऐसे कंडीशन में स्वेच्छा से, अपने सेल्फ डिसीजन से, अपनी इच्छा से यदि आप पीएफ कटवाना चाहते हैं तो फॉर्म 11 भर के कंपनी से रिक्वेस्ट करके आप अपने पीएफ कटवा सकते हैं। तो आपको मैंने अभी तक 2 फॉर्म के बारे में बता दिया, फॉर्म 13 और फॉर्म 11। नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 31। यदि आप नौकरी करने के दौरान आप पीएफ भर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आपको अपने पीएफ से कुछ एडवांस के अमाउंट उठाना है तो आपको फॉर्म 31 भरना पड़ेगा। फॉर्म 31 अलग अलग काम के लिए अलग अलग अमाउंट, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अमाउंट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि यदि आपको कोई बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, यदि आपको घर बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, यदि आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, इस तरह से आपको किसी लोन को भरने के लिए, कोई बैंक के लोन को क्लियर करना है, उसके लिए आपको पीएफ से पैसे एडवांस चाहिए, तो आप फॉर्म 31 भरते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप पीएफ क्लेम कर सकते हैं, अमाउंट उठाने का क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें ज़्यादातर आपके शेयर का ही पैसा मिलता है। एम्प्लॉयर के शेयर यानी कंपनी का शेयर का पैसा किसी किसी खास कंडीशन में ही मिल पाता है। तीसरे फॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ, तीसरा फॉर्म आपको बता दें, चौथे फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, फॉर्म 19। फॉर्म 19 हम कब भरते हैं? फॉर्म 19 हम तब भरते हैं, मान लेते हैं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी छोड़ दिए, और कंपनी छोड़ भी दिए और 2 महीने तक कंपनी में काम नहीं किए, तो आप पूरा का पूरा पीएफ का सेटलमेंट अगर आपको लेना है तो आप फॉर्म 19 भरते हैं। दूसरा, यदि आपने 1 महीने तक बेरोजगार रह गए तो भी आप फॉर्म 19 भर के भी आप 75% तक आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर केस में आप नौकरी छोड़ने के बाद यदि आपके कंपनी ने 2 महीने तक पीएफ में पैसा जमा नहीं किया तो आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट डालकर, खुद से भी या कंपनी के माध्यम से डेट ऑफ एग्जिट डलवाकर या डालकर आप फॉर्म 19 भर सकते हैं। ध्यान रहे, जब तक आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होगा आपके प्रोफाइल में,
तब तक आप फॉर्म 19 नहीं भर सकते हैं। आपको फॉर्म 19 भरने का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट फॉर्म आता है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C क्यों भरते हैं और कब भरते हैं और कौन भर सकता है? फॉर्म 10C भरने के लिए जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका सर्विस 10 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप फॉर्म 10C भर सकते हैं। यदि आपका सर्विस यानी कि ईपीएस में कंट्रीब्यूशन 10 साल पूरा हो चुका है तो आप फॉर्म 10C नहीं भर पाएंगे। आप पेंशन के सदस्य बन जाते हैं और फॉर्म 10C पेंशन वाले अमाउंट को उठाने के लिए इसमें फॉर्म 10C भरा जाता है। आपका पैसा 2 हिस्सों में जमा होता है, एक पीएफ फंड, दूसरा पेंशन फंड। पीएफ फंड में कंपनी का हिस्सा होता है और आपका हिस्सा होता है, और पेंशन फंड में सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। तो पेंशन का फंड जो है, अगर आपका 10 साल सर्विस पूरा हो चुका है तो 10 साल सर्विस पूरा होने के बाद जब आपका उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको रिटायरमेंट के पश्चात, जॉब छोड़ने के पश्चात आपको मंथली पेंशन के रूप में अमाउंट दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें फैमिली पेंशन और विकलांगता पेंशन, चाइल्ड पेंशन आदि कई तरह के पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसको जैसा ज़रूरत होता है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट। फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट कब भरते हैं? फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट तब भरते हैं कि मान लेते हैं किसी कंपनी में आपने 5 साल नौकरी किया और कई सालों तक ऐसे कंपनी में काम किया जहां पीएफ आपका नहीं कटता है, तो आप पुराने पीएफ के पूरा पैसा आपने उठा लिया, लेकिन पेंशन वाले पैसे को आपने रहने दिया, यह सोचकर कि हम आने वाले समय में किसी ऐसे संस्था में काम करेंगे जहां पे हमारा पेंशन का अमाउंट कटेगा और मैं मंथली पेंशन लूँगा। यह आपके दिमाग में अगर ऐसा है तो आप पुराने कंपनी के पीएफ का स्कीम सर्टिफिकेट लेकर रख सकते हैं। जब कभी भी आप नए कंपनी में ज्वाइन करते हैं और वहां आपका पेंशन फंड कटता है, तब आप जब कभी भी फॉर्म 10D भरेंगे पेंशन के लिए, जब आप अप्लाई करेंगे, आप जब एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन लेने के लिए, तब ये जो आपने स्कीम सर्टिफिकेट लिया है उसका वहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डाल के उसका पूरा का पूरा सर्विस नए वाले में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से पिछले कंपनी का सर्विस और नए कंपनी का सर्विस मिलाकर आपका 10 साल पूरा हो जाता है तो आप पेंशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये होता है फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है फॉर्म 10D। फॉर्म 10D कौन भरता है? फॉर्म 10D आपके रिटायरमेंट के पश्चात यदि आपका उम्र 58 साल पूरा हो चुका है और आपने 10 साल सर्विस कम से कम पूरा कर लिया है, 10 साल से ज़्यादा है आपका सर्विस, तब मंथली पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D भरा जाता है। फॉर्म 10D भरने के लिए आपका जो है नॉमिनी अपडेट होना चाहिए। आपके प्रोफाइल में अगर नॉमिनी अपडेट नहीं है तो फॉर्म 10D आप नहीं भर पाएंगे। आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके प्रोफाइल में बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ये सब कुछ लिंक है और आपका नाम, आपका डेटा जो भी आपका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। साथ ही साथ आपके प्रोफाइल में आपका फोटो भी अपडेट होना चाहिए, तभी आपका नॉमिनी ऐड होगा, और जब नॉमिनी ऐड होगा तभी आप फॉर्म 10D भर पाएंगे। फॉर्म 10D भरने के लिए दूसरा है कि आपका उम्र जो है 50 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 58 साल पे आपको एक्चुअली रिटायरमेंट होता है, उसके पश्चात आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप अगर या अर्ली पेंशन लेना चाहते हैं, घटे दर पर पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप 50 साल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 10D भरने के टाइम में आपको 2 ऑप्शन आते हैं, एक कि आप पेंशन भी लेते रहें और कंट्रीब्यूशन भी करते रहें, दूसरा कि आप कंट्रीब्यूशन रोक दें और उसके बाद आप सिर्फ पेंशन लें। इसमें दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसको हम पीएफ के भाषा में डेफर्ड पेंशन कहते हैं। डेफर्ड मतलब होता है 2 साल 3 साल तक स्थगित कर देना। जब स्थगित कर देते हैं उसके बाद आपको बढ़े हुए दर पे आपको पेंशन मिलता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का पेंशन लेना है। फॉर्म 10D भरने के लिए आपका आयु 58 साल हो
तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, आपको अच्छा पेंशन मिलता है। वैसे आप घटे दर पे लेते हैं तो आपको प्रति वर्ष के हिसाब से 58 वर्ष से जितना कम पहले आप लेंगे पेंशन, उतना प्रति वर्ष के हिसाब से 4% आपको कम पेंशन प्राप्त होता है। तो मैंने नेक्स्ट है डेथ क्लेम फॉर्म। इसके लिए नॉमिनी को फॉर्म 10D, फॉर्म 20 और फॉर्म 5IA ये ऑनलाइन ऑप्शन आता है, आप भर सकते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ये फॉर्म मेंबर्स के डेथ के बाद उसके नॉमिनी को भरना होता है ताकि उसको फैमिली पेंशन मिल सके। आज के इस वीडियो में आपको पेंशन, पीएफ विड्रॉल यानी कि पीएफ से संबंधित जितने भी प्रकार के फॉर्म्स, क्लेम्स हैं, उन सभी के बारे में आपको बताया। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो। वैसे अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमें बेझिझक इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में इस टॉपिक के अलावा भी कोई आता है सवाल, वो भी डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में, अगला जब भी मैं वीडियो डालूं उसमें आपके टॉपिक से संबंधित मैं जो है वीडियो बनाकर डालूं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पीएफ के अलावा इन्वेस्टमेंट से संबंधित कहाँ पे अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, कम पैसे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज भी मिले, इसके बारे में भी वीडियो डालता हूँ। आपको इसके बारे में भी अगर सलाह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।